टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट 2013। इसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन में सबसे पहले हम लोगों ने कंपनी की डेफिनेशन देखी थी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी मीन्स, कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मीन्स रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब क्या हुआ? जिस सेक्शन के तहत तुम बात कर रहे हो, और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी के हमने कुछ फीचर्स डिस्कस किए थे। फीचर्स में सबसे पहला जो हमने फीचर डिस्कस किया था दैट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी हमें ये बताता है कि कंपनी के मैनेजर्स अलग होते हैं एंड ओनर्स अलग होते हैं। मैनेजर्स, they are the board of directors of the company. Owners are the shareholders of the company. They invest the money in the company. They invest money in the company. And in return, they get dividend for the money they have invested. For the money they have invested. सेकेंड पॉइंट जो हमने किया था दैट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन स्टेट्स दैट मेंबर में कम, मेंबर में गो, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। हमने इसकी डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी क्लास में करी हुई है। मेंबर में कम, मेंबर में गो, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने किया था दैट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, नॉट बॉर्न नेचुरली, नॉट बॉर्न नेचुरली, company can own property, sell property, open bank account, can sue or can be sued. कंपनी केस कर भी सकती है, कंपनी के ऊपर केस हो भी सकता है। इसके लिए कंपनी यूज करती है कॉमन सील। Common seal is the stamp of the company followed by the signature of two directors. This seal was made mandatory under Companies Act 2013. कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इस सील को मैंडेटरी किया गया था, बट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने इस सील को वॉलंटरी कर दिया ड्यू टू ई कॉन्ट्रैक्ट्स। उन्होंने कहा कि वी आर लिविंग इन डिजिटल इंडिया, जहां पे जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दैट आर ई कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ई कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कॉमन सील की कोई आवश्यकता नहीं है। The next feature is limited liability, that is liability of the members is limited. Liability of the members is limited, that is अगर कोई कंपनी डूबती भी है तो मेंबर्स की लायबिलिटी एक लिमिट तक रहेगी, and the limit is up to unpaid value of shares, that is अगर मैं किसी शेयर्स के ऊपर 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए पे कर चुकी हूं, तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 2 रुपीज पर शेयर रहेगी जो मुझे पे करनी पड़ेगी, और मुझे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। बाकी लिमिटेड लायबिलिटी डिपेंड करती है कि व्हाट टाइप ऑफ कंपनी इट इज। लिमिटेड लायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंपनी
That is, if a company is limited by shares, limited by guarantee, limited by shares as well as guarantee. These are also the types of companies. Limited by shares में members की liability रहेगी up to unpaid value of shares, जितनी हमने value पे नहीं की है, and this value can be called before or at the time of winding up of the company. ये आप कंपनी की वाइंडिंग अप से पैसा पहले भी मंगवा सकते हो या उस टाइम पे भी मंगवा सकते हो. और लिमिटेड बाय गारंटी मींस द अमाउंट guaranteed in memorandum of association, and this amount can be called only at the time of winding up of the company. Limited by shares as well as guarantee is a combination of both. These are certain features of the company. Then we have discussed the types of companies. Types of companies में हमने कौन-कौन सी कंपनी डिस्कस की, पहले डिटेल लिख लेते हैं. One is private company. प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 68. पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 71. Next one is one person company, 2 subsection 62. Small company, 2 subsection 85. Next, government company, 2 subsection 45. Foreign company, 2 subsection 42. Dormant company, section 455. Holding company, section 2 subsection 46. Subsidiary company, 2 subsection 87. Associate company, 2 subsection 6. Now we are going to deal with the two companies, that is private company and public company. Private company states, as per section 2 subsection 68 of Companies Act 2013. कहता कंपनीज एक्ट का इस सेक्शन ने प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या कहा. प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. ये लिमिट पहले 1 लाख हुआ करती थी, अब ये लिमिट खत्म कर दी गई है. एंड फुलफिल्स 3 कंडीशंस. और 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं. पहली कंडीशन मिनिमम मेंबर्स 2 एंड मैक्सिमम मेंबर्स 200. सेकेंड कंडीशन restricts the right to transfer the shares. शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है. रिस्ट्रिक्शन मींस कर सकते हैं बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस. प्रोहिबिट्स टू इनवाइट द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज. मतलब पब्लिक को हम इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज को बाय करिए. यहाँ पे वर्ड है प्रोहिबिट. प्रोहिबिट मींस कभी भी नहीं कर सकते, एंड दैट इज फॉर सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज इंक्लूड्स शेयर्स एज वेल एज डिबेंचर्स. रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स मींस डिबेंचर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, शेयर्स के ऊपर.
अब मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ रखी है, मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम मेंबर्स 200, क्योंकि इसके साथ उन्होंने कुछ कंडीशन लगाई हैं कि इसमें मेंबर्स की काउंटिंग कैसे करनी है. जॉइंट मेंबर्स आर काउंटेड एज सिंगल मेंबर. Joint members are counted as single members. Second, current employees will not be considered as members. Current employees will not be considered. Ex-employees will not be considered if they became members when they were employees. मतलब एक्स एम्प्लॉइज को आप तब मेंबर्स की गिनती में कंसिडर नहीं करेंगे अगर वो तब मेंबर बने थे जब वो एम्प्लॉय थे कंपनी के. राइट? अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी देन दिस कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज प्राइवेट कंपनी. नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बड़ी आसान है. एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. आप याद रखेंगे प्राइवेट कंपनी का सेक्शन और पब्लिक कंपनी 3 कदम आगे चलती है प्राइवेट कंपनी से. पब्लिक कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी से 3 कदम आगे चलती है. ये वाली लाइन सेम रहेगी. अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल as may be prescribed not a private. जो प्राइवेट नहीं है वो कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगी. और इसने साथ में कहा सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी is always a public company. Subsidiary of a public company is always a public company. अब इसका मतलब समझेंगे. सपोज ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 51% शेयर्स होल्ड कर लिए तो ये कंपनी उसकी होल्डिंग बन जाएगी और ये सब्सिडरी बन जाएगी. अगर कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी में ग्रेटर देन इक्वल टू 51% शेयर्स होल्ड कर लेती है, यहाँ वर्ड यूज करेंगे ग्रेटर देन 50% या ग्रेटर देन इक्वल टू 51% शेयर्स होल्ड कर लेती है, तो जिस कंपनी ने शेयर्स होल्ड किए होते हैं दैट कंपनी इज नोन एज होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी में होल्ड किए होते हैं दैट कंपनी इज नोन एज सब्सिडरी कंपनी. तो अभी ये बताएंगे कि ये कंपनी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है. क्योंकि इसके पीछे वर्ड लिमिटेड लिखा है इसलिए ये पब्लिक कंपनी है. इसके पीछे वर्ड लिमिटेड लिखा है इसलिए ये पब्लिक कंपनी है. अगर प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता तो वो कंपनी क्या बन जाती? प्राइवेट कंपनी. अब ए लिमिटेड ने बी प्राइवेट लिमिटेड के 51% शेयर्स होल्ड कर लिए तो दिस कंपनी बिकम्स होल्डिंग, दिस कंपनी बिकम्स सब्सिडरी. बट व्हाट द लॉ स्टेट्स इज अगर एक पब्लिक कंपनी किसी प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग बन जाती है देन दिस प्राइवेट कंपनी विल बी डीम्ड एज public company. That is, subsidiary of a public company is always a public company. Means इस कंपनी के ऊपर सारी की सारी वही टर्म्स एंड कंडीशन Next, OPC. OPC is a one-person company. सेक्शन याद कैसे करेंगे? क्योंकि 1% कंपनी एक छोटी कंपनी होती है तो इसका सेक्शन क्या है? छ2. That is 2 subsection 62. 1% कंपनी कौन सी होती है? In which minimum member is 1, maximum member is also 1. मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर इज 1. लेकिन इस मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर को एक इंसान अपॉइंट करना पड़ेगा इन केस दैट मेंबर बिकम्स इनकैपेबल और ही डाइज. दैट इज एक नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा हु विल एक्ट इन द केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ अ मेंबर.
अगर एक मेंबर इनकैपेबल हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, देन दैट नॉमिनी विल एक्ट एज अ मेंबर। अब पॉइंट आता है, किसी भी कंपनी के मेंबर या नॉमिनी बनने के लिए आपको 3 कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं, और वो 3 कंडीशंस कौन सी हैं? दैट पर्सन शुड बी इंडियन सिटीजन, एंड दैट पर्सन शुड बी इंडियन रेजिडेंट, एंड वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनी नहीं होना चाहिए। Who is Indian citizen? Indian citizen is the one who is born and brought up in India. Indian resident is the one who has stayed for not less than 182 days in the previous financial year in India. जो पिछले financial year में कम से कम 182 days इंडिया में रहा हो, that person is considered as Indian resident. One person company cannot convert itself into Section 8 company. Section 8 company कौन सी होती है? Charitable companies. OPC cannot convert itself into non-banking financial investment activities वाली company. OPC अगर अपने आप को किसी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है, प्राइवेट जो 2 सबसेक्शन 68 में डेफिनेशन पढ़ के आए हैं, पब्लिक जो 2 सबसेक्शन 71 में पढ़ के आए हैं, अगर वो कन्वर्ट करना चाहती है वॉलंटरली, मतलब अपनी मर्जी से खुद को कन्वर्ट करना चाहती है, तो वो आफ्टर 2 इयर्स कन्वर्ट कर सकती है। और अगर वो मैंडेटरली, मतलब उसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा इन केस अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से एक्सीड कर जाती है और उसकी टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, और कितनी देर के अंदर अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा? विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब याद रखना, ओपीसी को हमेशा अपने नेम के नीचे, ओपीसी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी, एक तो ये बात याद रखना, एंड उसे अपने नेम के नीचे हमेशा लिखना पड़ेगा, सपोज XYZ प्राइवेट लिमिटेड अगर वो ओपीसी है तो ब्रैकेट में नीचे लिखना पड़ेगा ओपीसी, ताकि हर आम इंसान को ये बात पता लग जाए कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कंपनी है? ओपीसी, दैट इज इट्स अ 1 पर्सन कंपनी। उसे अपने नेम के नीचे ये बात लिखनी पड़ेगी। और एक बात याद रखना कि मेंबर और नॉमिनी कैन नेवर बी माइनर, माइनर कभी भी मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता। और एक और बात याद रखना, वंस मेंबर इन ओपीसी, अगर आप एक ओपीसी में मेंबर बन गए हो, कैन नॉट बिकम मेंबर और नॉमिनी इन अनदर ओपीसी। अगर आप एक ओपीसी में मेंबर बन चुके हो तो आप किसी और कंपनी में जाकर दोबारा मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकते हो। नेक्स्ट, स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 85। इसका सेक्शन हमने कैसे याद किया था? स्मॉल से एस है, एक एस उल्टा एस और एक और एस, दैट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 85। स्मॉल कंपनी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी। स्मॉल कंपनी एक हमेशा प्राइवेट कंपनी होती है। हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 50 लाख एंड टर्नओवर लेस देन 2 करोड़। ये प्राइवेट कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख है एंड टर्नओवर कितनी है? लेस देन 2 करोड़। इसके बीच में पहले यहाँ पे वर्ड हुआ करता था और। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ने ही इस और को कन्वर्ट कर दिया था एंड में। पहले होता था इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन पूरी हो गई तो वो स्मॉल कंपनी बन जाती थी, लेकिन अब इसके बीच में वर्ड क्या आ चुका है? एंड, मतलब दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली पूरी होनी चाहिए तभी वो स्मॉल कंपनी बनेगी, अदरवाइज ये स्मॉल कंपनी नहीं बनेगी। स्मॉल कंपनी कैन नेवर बी, small company can never be holding company, subsidiary company, section 8 company, government company और special act वाली कोई कंपनी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन आप याद रखेंगे कि गवर्नमेंट कंपनीज 4-5 ही होती हैं।
इसका सेक्शन क्या है 452 सबसेक्शन 45। गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन आप इजीली याद रख सकते हैं ये बात कहकर कि गवर्नमेंट कंपनी 4-5 ही होती हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी in which not less than 51% paid up share capital is held by CG, SG or partly by CG, partly by SG, subsidiary of a government company is always a government company. जैसे हमने सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज ऑलवेज अ पब्लिक कंपनी पढ़ा था, सेम सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑलवेज अ गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी मैंने आपको बताया था, डोरमेंट कंपनी हम क्यों फॉर्म करते हैं? डोरमेंट कंपनी इज फॉर्म ताकि हमारी कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ ना कर दे रजिस्ट्रार फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज। हम ये कंपनी जनरली इसलिए फॉर्म कर लेते हैं ताकि हमने कोई फ्यूचर एसेट होल्ड करना है या हम अपने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं कि अगर हम लोगों ने सपोज कुछ टाइम के लिए अपना बिजनेस बंद करना है तो हम ये सोचते हैं कि यार अगर मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया तो 6 महीने तक अगर मैंने कोई ऑपरेशंस ना किए तो रजिस्ट्रार विल स्ट्राइक ऑफ माय नेम फ्रॉम द रजिस्टर। तो उस केस जो कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, वो भी सब साथ में खत्म हो जाएंगे। उन चीजों को बचाने के लिए मैं अपनी कंपनी को भी बचाती हूँ और उसे स्टेटस दिलवा देती हूँ डोरमेंट कंपनी का। तो डोरमेंट कंपनी कौन सी है? अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड to hold some future assets or intellectual property rights. A company which is formed to hold some future assets or intellectual property rights and is an inactive company. Inactive company कौन सी होती है? जो ये 3 conditions पूरी कर रही होती है, that is who has not performed any operations, who has not performed any operations, who has not filed financial statements or annual returns to ROC from the past 2 financial years, yeah, who has not performed any significant accounting transactions in the past 2 financial years. अब पॉइंट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, कोई भी ट्रांजैक्शन इन ट्रांजैक्शंस को छोड़कर, पेमेंट ऑफ फीस टू द रजिस्ट्रार, क्योंकि ये जो है वो बड़ी बेसिक चीजें हैं जो हर कंपनी को करनी पड़ेंगी, इसलिए हम इनको सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। पेमेंट फॉर द कंप्लायंस ऑफ लॉ, लॉ को पूरा करने के लिए जो हमें खर्च करने पड़ रहे हैं। पेमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड्स, पेमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस रिकॉर्ड्स, एंड लास्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इन 4 एक्टिविटीज को छोड़कर अगर हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इसके बाद हम लोग करेंगे फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 42। फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, ईदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली
ईदर इटसेल्फ, या तो खुद, और थ्रू एजेंट, एंड कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया। इसके बाद एक होती है होल्डिंग कंपनी, एक होती है सब्सिडरी कंपनी। इसकी डेफिनेशन हम साइमल्टेनियसली ही स्टडी करेंगे, क्योंकि होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन उन्होंने यही दे रखी है, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनीज मींस व्हिच हैव सब्सिडरी कंपनीज। होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसकी सब्सिडरियां हो, और सब्सिडरी की डेफिनेशन उन्होंने डिटेल में दे रखी है। इनकेस आपको होल्डिंग की आती है तो आपको होल्डिंग की भी लिखनी पड़ेगी और साथ में सब्सिडरी की भी लिखनी पड़ेगी। सो सब्सिडरी कंपनी पहले हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं क्या होता है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में 51% या उससे ज्यादा ही टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर ले, तो जिस कंपनी ने होल्ड किए होते हैं शेयर्स, दैट बिकम्स होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी में होल्ड किए होते हैं दैट बिकम्स सब्सिडरी कंपनी। ए लिमिटेड ने अगर बी लिमिटेड में 51% शेयर्स होल्ड कर लिए तो ये होल्डिंग बन जाएगी, ये सब्सिडरी बन जाएगी। और अगर सब्सिडरी ने फर्दर 51% शेयर होल्ड कर लिए सी लिमिटेड में तो ये भी सब्सिडरी बन जाएगी, पर होल्डिंग जो है वो ए लिमिटेड ही कहलाएगी। होल्डिंग जो है वो ए लिमिटेड ही कहलाएगी, बी लिमिटेड इसकी होल्डिंग नहीं कहलाएगी। जो होल्डिंग है वो हमेशा ए लिमिटेड ही कहलाएगी। इवन ए लिमिटेड ने अगर बी लिमिटेड के 51% शेयर्स होल्ड कर लिए हैं, ए लिमिटेड बिकम्स होल्डिंग, बी लिमिटेड बिकम्स सब्सिडरी। अब बी लिमिटेड ने सी लिमिटेड के 40% शेयर होल्ड कर लिए हैं, और अगर ए लिमिटेड ने 30% शेयर होल्ड कर लिए हैं, अगर होल्डिंग प्लस सब्सिडरी मिलकर भी किसी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर्स होल्ड कर लेते हैं, then that C limited will also become subsidiary of A limited. इसलिए इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, in which a subsidiary company in relation to another company means in relation to another company means in which not less than या more than, not less than मतलब कि more than 1/2 of the total voting power is held by another company. जिसमें more than 1/2 means greater than 50% of total voting power is held by another company either on its own या तो खुद और together with one or more subsidiaries, या तो उसने उस कंपनी में खुद ही होल्ड किए हुए हैं 51% शेयर्स, या किसी कंपनी में उसने खुद ने प्लस अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर भी अगर 51% शेयर होल्ड कर लिए हैं, then this company will be considered as subsidiary company and this company will be considered as holding company. और सेकेंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, controls the composition of board of directors. वोटिंग पावर होल्ड करने से ही आपका होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बनेगा। अगर ए लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर अपना कंप्लीट कंट्रोल रखा हुआ है, even then this company will become holding and this company will become subsidiary company. Fine. Now section 8 company. section 8 company क्या है? चैरिटेबल कंपनी। चैरिटेबल कंपनी के बारे में हम सीखेंगे। सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनीज होती हैं विच आर फॉर्म्ड टू प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड एक्टिविटीज लाइक आर्ट, साइंस, रिलीजन, कल्चर, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। और इनके प्रॉफिट्स जो हैं दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स,
एज डिविडेंड, इनके मेंबर्स को वो एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, एंड द प्रॉफिट्स आर यूज्ड फॉर द अबव एक्टिविटीज। जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो इन्हीं एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। एंड सेक्शन 8 कंपनी को अपने नेम के पीछे ना तो वर्ड लिमिटेड यूज, प्राइवेट लिमिटेड यूज करना होता है, दे कैन यूज द वर्ड्स लाइक फाउंडेशन, ये सब यूज कर सकते हैं। और सेक्शन 8 कंपनी, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप firm can never become the member of any company। ये बात आप याद रखेंगे, पार्टनरशिप फर्म जो है वो किसी कंपनी के शेयर होल्ड नहीं कर सकती, बट दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस इन सेक्शन 8 कंपनी। पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो इंडिविजुअल फॉर्म में अपने शेयर्स होल्ड कर सकते हैं किसी कंपनी के, लेकिन जो फर्म है वो किसी कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं करती, बट पार्टनरशिप फर्म सेक्शन 8 कंपनी के शेयर्स जरूर होल्ड कर सकती है। ये स्टार मार्क कर लीजिए पॉइंट। नेक्स्ट, अगर किसी कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी का स्टेटस चाहिए तो वो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी एप्लीकेशन लेके जाएगी। अगर किसी कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी का स्टेटस चाहिए तो वो अपनी एप्लीकेशन लेके जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये पावर अपनी डेलीगेट कर सकता है टू ROC, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सब कुछ ठीक लगेगा तो वो इस कंपनी को क्या दे देगा, लाइसेंस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। एंड इन केस CG चाहे तो इस कंपनी का लाइसेंस कैंसल भी कर सकता है, रिवोक भी कर सकता है इन 4 केसेस। और वो 4 केसेस क्या हैं, अगर वो कंपनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, या वो कंपनी ने कुछ ऐसा किया है विच इज प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, या उन्होंने कॉन्ट्रावीन की है एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, या उन्होंने कॉन्ट्रावीन की है कोई भी कंडीशन इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडिशनल कंडीशन को इनके ऊपर इम्पोज की थी, अगर उन्होंने वो कंडीशन कॉन्ट्रावीन कर दी है तो उस केस में CG चाहे तो उनके लाइसेंस को कैंसल कर सकती है। और अगर उनका लाइसेंस कैंसल हो जाता है, इफ लाइसेंस इज कैंसल्ड, तो उनको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लगाना पड़ेगा, और CG चाहे तो उस कंपनी को ऑर्डर दे सकती है टू वाइंड अप, और जो एक्सेस एसेट से अमाउंट बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। या CG ऑर्डर दे सकती है कि इस कंपनी को अमलगामेट करवा दिया जाए, मतलब उस किसी और कंपनी के साथ जोड़ दिया जाए विद द कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, जिसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सिमिलर, उस कंपनी के जैसे ऑब्जेक्टिव वाली कंपनी के साथ ही उस कंपनी को क्या कर दिया जाए, अमलगामेट कर दिया जाए। लास्ट कंपनी विच इज लेफ्ट इज एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड कर ले, देन दिस कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज एसोसिएट कंपनी। अगर जिस कंपनी में हमने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड कर लिया है तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, एसोसिएट कंपनी। Now what is significant influence?
Significant influence means at least 20% of total voting power. Total voting power means equal